अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। जी मैंने ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पहले दिन रिवाइज करवाई थी, बचपन की पढ़ी हुई, और उसका कंक्लूजन ये है कि कौन सी आइटम्स रेलिवेंट होती हैं। मैंने 4 टिप्स बताई थी। इस प्रपोजल की वजह से जो आएगा जो जाएगा, आना था नहीं आएगा, जाना था नहीं जाएगा। इस प्रपोजल की वजह से जो आएगा जो जाएगा, आना था नहीं आएगा, जाना था नहीं जाएगा। ये 4 टिप्स बताई थी। BFD में अगर ये टेस्ट ना हुआ होता तो यकीनन ये बात ना बताता। अगर आपका बहुत पुराना कॉस्ट अकाउंटिंग है तो भूल गए होंगे, लेकिन अगर इतना पुराना नहीं है तो उसमें ना रेलिवेंट कॉस्टिंग टेक्निक होती है, जिसमें ये देखना होता है कि हमें इस जॉब के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास है या नहीं है तो रेगुलर यूज का है कि रेगुलर यूज का नहीं है। ये जरा सी याद है बातें कि नहीं? ICM में भी होता है ऐसा कि नहीं? अच्छा, रेगुलर यूज नहीं है तो फिर हमारे पास क्यों पड़ा हुआ था, हम क्या करने वाले थे, इसका क्या हल सोचा हुआ था। अगर इस जॉब पे यूज कर लिया तो जो आना था वो नहीं आएगा, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये एक डिटेल हुआ करती थी। इसी तरह लेबर है तो हमें इस प्रपोजल के लिए जो वर्कर्स चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड हैं। ऑलरेडी हायर्ड का मतलब है हमने उनके साथ तय किया हुआ है कि साल के इतने घंटे आपने हमारे पास काम करना ही करना है और हमने पैसे देने ही देने। अब अगर हम उनसे काम ना ले सके तो भी पैसे देने ही। इन आवर्स को कहते हैं आइडल आवर्स। ये कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं। BFD में ना 2 दफा इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए उसने लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल बनाया है। एक दफा थोड़ा सा बिल्कुल, एक दफा ज्यादा डिटेल। तो ऐसी हरकत दोबारा भी हो सकती है। तो अब आपको ना मैं उस सवाल के करवाने की वजह से ये टॉपिक कॉस्ट का जो बचपन में पढ़ा है आपने उसका रिकैप दे। अभी तो मैंने ज़बानी 1-2 बातें बोली हैं, अब मैं सारी तफसील बोलता हूँ। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ मैं ये बातों को ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट पीछे वही है। वही क्या? इस प्रपोजल की वजह से जो आएगा जो जाएगा, जो आना था नहीं आएगा, जाना था नहीं जाएगा। 4 टिप्स यही हैं। मैं सारी चीजें ज़बानी बोल दूंगा, उसके बाद किताब में ना मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, फिर आपको पेज कहूंगा वहां से पढ़ लीजिएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल चाहिए अगर हमारे वो रेगुलर यूज का है, रेगुलर यूज का, तो हमारे स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ लेकिन चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या रेलिवेंट कॉस्ट होगी? क्यों क्यों नहीं, स्टॉक में नहीं पड़ा तो इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो उसको इस्तेमाल करने की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? तो लाना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो लाना पड़ेगा। और पैसा कितना जेब से जाएगा? जितने का उसके खरीदने पे खर्चा होगा। अच्छा, अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है क्यों है? रेगुलर यूज है, रेगुलर यूज पड़ा हुआ स्टॉक में, रेगुलर यूज है। क्यों रेगुलर यूज का है? हमारे रेगुलर यूज का है। हाँ, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? क्यों क्यों क्यों? हाँ जी, क्योंकि अगर हमारे पास रखा हुआ है तो चाहिए होता तो रखा हुआ है ना। क्यों चाहिए होता है? रेगुलर है। तो अगर इस प्रोजेक्ट पे यूज कर लिया तो और लाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से और लाना पड़ेगा। तो रेगुलर यूज का है, चाहे स्टॉक में है चाहे स्टॉक में नहीं है, इस प्रोजेक्ट की वजह से और लाना पड़ेगा। तो और लाने के लिए जो पैसा जेब से जाएगा वो रेलिवेंट। और अगर हमारे रेलिवेंट रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में भी नहीं है तो फिर तो लाना ही पड़ेगा, तो जितने का नया मिलेगा। और अगर रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में पड़ा हुआ है, स्टॉक में क्यों पड़ा हुआ है? हो सकता कभी होता था, अब काम का नहीं है। तो हम बिजनेस हैं, हमने यकीनन इसका कोई और हल सोचा हुआ था। हम या तो उसको बेचते थे या और काम में लाने वाले थे। चूंकि बिजनेस हैं, हम यकीनन वो काम करने वाले थे जिसमें हमें ज्यादा मिलना था। तो इस जॉब पे यूज कर लेंगे तो वो जो आना था वो नहीं आएगा। ये रेलिवेंट। अगर ऐसा है कि हमारे रेगुलर यूज का नहीं था और वो धरती पे बोझ था और उसको हम ठिकाने लगाने पे खर्चा करने वाले थे, तो अगर इस जॉब पे यूज कर लिया तो वो जो आउटफ्लो होना था वो नहीं होगा, तो वो रेलिवेंट इनकम हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये मटेरियल से रिलेटेड वो पुराने बचपन का टॉपिक, ये रेलिवेंट कॉस्ट, यानी इस प्रोजेक्ट की वजह से जो हमारा पैसा आएगा जाएगा, जाना था नहीं जाएगा, आना था नहीं आएगा, तो ये मटेरियल हो गया। लेबर हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड है और उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, इतने सारे आवर्स के पैसे तय कर लिए थे और हम उनसे उतना काम ले नहीं पा रहे, तो वो कुछ घंटे फारिग बैठे रहेंगे। तो अगर उस फारिग बैठे रहे में हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करवा लिया तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? डिपेंड करता है कि तय क्या था। अगर ये तय था कि फारिग भी बैठाएंगे तब भी पूरे पैसे देंगे, तो पूरे पैसे तो उनको वैसे देने वाले थे। तो अगर इस जॉब पे काम कर भी लिया तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, तो जीरो है। लेकिन अगर उनसे तय किया था कि वैसे रेट 500 है, लेकिन अगर फारिग बैठे तो 300 है,
तो वो फारिग बैठे हुए थे और उनको 300 देने वाले थे। अब हम चूंकि इस प्रोजेक्ट पे काम करवा लेंगे तो अब पूरे 500 देंगे। फारिग बैठे थे तो 300 देने वाले थे, लेकिन अब 500 देने पड़ेंगे, तो 200 रेलिवेंट। अच्छा, और अगर वो फारिग नहीं थे तो उनसे जितना टाइम लेंगे उसके एक्स्ट्रा पैसे देंगे, तो क्या रेलिवेंट होगा? जो एक्स्ट्रा पैसे देंगे। और अगर वो बिल्कुल ही फारिग नहीं थे और वो और टाइम भी लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन इतने कीमती लोग थे कि हम उनसे कोई एग्जिस्टिंग काम छुड़वाएंगे फिर यहां लाएंगे, तो वो जो एग्जिस्टिंग काम से हमें कमा के दे रहे थे, वहां से जो हमें आना था वो अब नहीं आएगा, वो रेलिवेंट। लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग काम से हमें कमा के दे रहे थे कंट्रीब्यूशन, वो निकालने के लिए उनकी अपनी वेजेस इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो काम वहां कर रहे थे बैठ के, तो भी हमने टोटल उनको वेजेस पे करनी थी। अब उतने ही टाइम में वो हमारा ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो भी उतनी ही वेजेस पे करनी है, तो इसलिए वेजेस उनकी रेलेवेंट नहीं रही। तो वेजेस के बगैर जो कंट्रीब्यूशन है वो रेलेवेंट। ये आपको ना चैप्टर 1 में पहले ही पेज के एंड पे, चैप्टर 1 पहले ही पेज के एंड पे, नहीं तीसरे पेज पे, शायद तीसरे पेज पे ना, तीसरे पेज पे देखें मैंने रेलेवेंट कॉस्ट की डिटेल लिखी है, और ये 1 और 2 पेजेस पे है, और शायद अगले पेज पे भी है। हाँ जी, कुछ 3.5 पेजेस पे फैली हुई है ये रेलेवेंट कॉस्टिंग की डिटेल, कुछ 3.5 पेजेस पे फैली हुई है। चाहे नई बुक है चाहे पुरानी बुक है, पहले चैप्टर के तीसरी पेज से शुरू किया मैंने, और हेडिंग दी होगी रेलेवेंट कॉम्प्लिकेशंस, हाँ कॉम्प्लिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। ये तकरीबन को 3.5 पेजेस पे फैलाया है मैंने, कुछ काली कुछ ग्रे लाइनें शेड की हुई हैं। ये मैंने आपको सारा कुछ ऑलमोस्ट बता दिया। अच्छा, ये तो हो गया मटेरियल लेबर। वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट चीज है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, और उसके लिए आपको यकीनन कोई पर यूनिट पर आवर रेट बताया होना चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड रेलेवेंट है, एलोकेटेड है तो नहीं है, जो एडिशनल है वो रेलेवेंट। और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कर चुके, अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल होगा, कोई लैंड ऑलरेडी खरीदी हुई है, कोई बिल्डिंग ऑलरेडी खरीदी हुई है, वो इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करना हुआ, तो वो कितने का खरीदा था, इररेलेवेंट। अगर हम उस ऑलरेडी खरीदी हुई फैक्ट्री को यहां इस्तेमाल करने लगे, उस ऑलरेडी खरीदी हुई लैंड को यहां इस्तेमाल करने लगे, तो कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा ना, तो वो जो कुर्बान करना पड़ेगा वो रेलेवेंट। अब ये सारा कुछ मैंने लिखा शॉर्ट टर्म डिसीजन पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसमें से पढ़ के जितना भी रिटेन हो जाए बहुत है। ये 3.5 पेजेस पढ़ लें, जो मैंने एग्जांपल सॉल्व किए हैं वो भी देख लें एक बार, क्योंकि ये मैंने सारा छापा ही अपनी कॉस्ट की बुक में से है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ये मैंने रखा ही शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग चैप्टर सिर्फ रिवीजन के लिए। तो आपको इन 3.5 पेजेस में से जितना भी रिटेन हो जाए, बहुत गहराई में उतरे बगैर, बहुत है। पढ़ लें, फिर मैं इसका बीएफडी का सवाल कराता हूं। ये एक सिचुएशन हो सकती है कि अगर हमारे पास पड़ा हुआ है और रेगुलर यूज का नहीं है, तो हमने उसको और हल सोचा हुआ था। वो हल ये सोचा हुआ था कि हम इसको बेचने वाले थे 20 का। अब अगर हमने इसको इस जॉब पे यूज कर लिया तो वो 20 आना था, नहीं आएगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी हमें 20 कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वजह से हमें कहीं से ये 18 रुपए का नया मिल रहा है, तो फिर 18 का नया खरीद के प्रोजेक्ट कर लें या ये 20 रुपए कुर्बान करें। तो ये लिखा हुआ है लोअर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेकिन ये स्टिल बहुत गैप की गहराई है। आपको अगर इसमें से ये थोड़ी बहुत बातें भी रिटेन रहेगी ना तो बहुत है बीएफडी के लिए। नहीं
चलें फिर मगरिब पढ़ लें तो सवाल करते हैं। चलें जी सवाल करते हैं। और ये आपको एक सवाल मिलेगा बुक में मेरी, गौरी लिमिटेड के नाम से। ये होगा जी क्वेश्चन 31। मेरी बुक में क्वेश्चन 31 गौरी लिमिटेड के नाम से, दिसंबर 19 अटेम्प्ट का। पढ़ ले, मैं करता हूँ। हाँ जी, पढ़ लें तो करूं। बहुत ज्यादा देर लग गई यार पढ़ने में, तो स्लो चलते चलते भी पढ़ लिया इतनी देर पहले। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जी, लेकिन अभी फिलहाल हम एक प्रोडक्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जी बनाने जा रहे हैं और 3 साल के लिए बनाना है और हमें कस्टमर को प्राइस बतानी है। लेकिन हमारे डायरेक्टर का ख्याल है कि 5,000 बताओगे तो काम चलेगा। तो हम अब देखना ये चाह रहे हैं कि क्या 5,000 बता के हमें कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। एडवाइज वेदर इट इज फीजिबल टू बिड 5,000 रुपए पे। और ये कहाँ है कि एनपीवी निकालनी, वो तो बस कह रहे हैं एडवाइस वेदर फीजिबल। तो ये कहाँ लिखा है एनपीवी निकालनी। अच्छा, ये कैसे पता कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल।
पता चल रहा है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट एनपीवी ही सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। तो टैक्स बहरहाल उनकी मेहरबानी के टैक्स कह रहे रहने दो। दिसंबर 19 0123 और रुपीस बड़ी फिगर्स हैं तो मिलियन कर लेते हैं। हाँ मिलियन ही है, रुपीस मिलियन। अच्छा यूनिट्स उन्होंने ना खुद बता दिए 3 साल के, और सेल प्राइस हमने तय कर ली है। तो सेल्स के लिए हम एग्जामिनर को कह देते हैं कि यूनिट्स तुमने बताए हुए हैं और मल्टीप्लाई करने लगे हम उसको 5000 से, और इन्फ्लेशन डालें कि नहीं डालें? एक्सीड्स 5000 तक ठीक है। हाँ जी, सेल प्राइस में इन्फ्लेशन डालनी है कि नहीं डालनी है? हाँ जी डालनी। क्यों? हाँ जी सवाल नहीं पढ़ा, लिखा तो है साफ साफ यार, साफ साफ लिखा हुआ है क्या? अरे नहीं ना यार, पॉइंट नंबर 1 दूसरी लाइन पे लिखा तो है प्राइस कोटेड इन द टेंडर वुड बी द सेम इन ऑल 3 इयर्स। तो नहीं डालनी ना इन्फ्लेशन, तो 5000। तो क्या बन गई सेल्स? ईयर 1 के यूनिट कितने? 40,000 20 200। ईयर 2 के यूनिट्स और ईयर 3 के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे तो 250। ये हो गई सेल्स। सेल प्राइस पे इन्फ्लेशन नहीं लगानी। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जीएल हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 0.5 मिलियन। हाँ जी हैज इनकर्ड, इररिलेवेंट। तो पॉइंट 2 का कुछ भी नहीं करना। पॉइंट नंबर 3, 50 मिलियन की मशीन होगी और उसके अलावा तो बस ठीक है, इसको आखिरी लाइन में लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 4, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, ये भी आखिर में लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 5, हमें चाहिए मटेरियल, और वो है 3 तरह के मटेरियल। तो मटेरियल में एक है AB5, CD7 और EF, और हर एक की अपनी कहानी है। तो वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3। पहले आते हैं AB5 पे। 1 2 3। AB5 के बारे में लिखा हुआ है कि ये नोट नंबर 1 कि ये हमारे कंटिन्यूस यूज में है। तो फिर इस टेबल के अंदर जितने AB5 स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो वो चाहे पड़े हुए हों चाहे ना पड़े हुए हों, चूंकि कंटिन्यूस यूज है तो फिर करंट परचेज प्राइस, और करंट परचेज प्राइस कितनी है? 500। लेकिन ये तो है करंट, और इन्फ्लेशन के बारे में कहा है पॉइंट नंबर 8, तो वो 2 से लगनी है। तो चाहे स्टॉक में पड़े हों चाहे ना पड़े हों, हमें यूनिट्स कितने रिक्वायर्ड है? प्रोडक्ट के यूनिट्स इनटू AB5 कितना? प्रोडक्ट के यूनिट्स, एक यूनिट के लिए AB5 कितना चाहिए? 3। तो हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड है पहले साल में, दूसरे में, तीसरे में नहीं यार 240, तीसरे में हमें इतने AB5 चाहिए। ईच यूनिट ऑफ मॉडिफाइड Z 3 AB5 चाहिए, तो हमें इतने AB5 चाहिए। स्टॉक में हो ना हो फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रेगुलर यूज है, तो हमने इसकी परचेज प्राइस ही लेनी है। तो 1 में तो वही 500 ही चलेगी, लेकिन उसके बाद कितनी इन्फ्लेशन? 540 583। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल रुपीस मिलियन में। ये पॉइंट 3 की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ईच यूनिट वुड रिक्वायर 3 AB5, 2 CD7 और 1 EF2। तो हमें टोटल कितने AB5 चाहिए? ये अरे 3। तो रुपीस मिलियन कितने बन गए? 600 1296। अच्छा यार 200 की सारी सेल है। 60 130। चलो मूड नहीं मेरा डेसिमल का भी, और कितना? 80 60 130। डेसिमल कर लें चाहिए वैसे
क्योंकि मिलियन में हो ना, तो 2-2, 3-3 डिजिट तो हम लिख रहे होते हैं, तो करने चाहिए, जाना चाहिए डेसिमल में, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ 2 डेसिमल बहुत है, लेकिन नहीं भी तो कोई बात नहीं। हाँ जी AB5 चले जी, CD7 CD7 चाहिए कितने होंगे हमें? प्रोडक्ट के यूनिट्स इनटू 2, पहले साल 80,000, दूसरे साल 160, तीसरे साल 1 लाख, इतने हमें चाहिए होंगे। और कहा यह हुआ है CD7 नोट नंबर 2 कि मटेरियल हमारे काम का नहीं है। अगर हमने इस जॉब पे यूज ना किया तो टेबल में लिखा हुआ है कि इसको बेच भी सकते हैं, कितने का? 220 का। और नोट 2 में लिखा हुआ है कि और तो किसी काम का नहीं है, लेकिन हम इसको किसी और मटेरियल की जगह यूज कर सकते थे, तो उससे क्या फायदा होता? जो वो कोई और मटेरियल की जगह यूज हो जाता तो उसका खर्चा बच जाता। तो हम अकलमंद थे, तो हम क्या करने वाले थे? जिसमें ज्यादा फायदा होना था। लेकिन ये सारी बातें तो हो रही हैं कि अगर ये स्टॉक में पड़ा होता तो पहले देखते हैं स्टॉक में है भी कि नहीं। स्टॉक में कितना है? कितना? 90,000। तो फिर पहले साल में हमें कितना परचेज करना पड़ता? क्यों भाई? नहीं ना, नहीं खरीदना। दूसरे साल 10 स्टॉक में पड़ा होगा, 150 खरीदना पड़ेगा। तीसरे साल परचेस कॉस्ट। अभी इस वक्त नया AB5 500 रुपए का मिलता है, तो ईयर 1 में भी इतने का ही मिलेगा। महंगाई ईयर 2 से डलनी है। अरे अवेलेबल कहां से आया? ये टेबल दिया हुआ है। टेबल में देखे ना, यूनिट्स इन स्टॉक। तो जितने नए खरीदने पड़ेंगे वो जितने के मिलेंगे रेलेवेंट है, और जितने स्टॉक में पड़े होंगे उनकी कुर्बानी रेलेवेंट होगी। अरे अभी तो यही सब डिस्कशन हो रही थी। हमें जो मटेरियल इस जॉब के लिए चाहिए, अगर हमारे वो पास पड़ा हुआ है और रेगुलर यूज का नहीं है, तो फिर क्या रेलेवेंट है? अरे अभी नमाज से पहले भी तो पढ़ रहे थे आप लोग सारा कुछ, क्या रेलेवेंट होगा? उसकी कहीं और इस्तेमाल का जो हमें मिलना था वो नहीं मिलेगा, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा था। तो जो हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ वाला यूज हो रहा होगा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होगी, और जो हम नया खरीद रहे होंगे तो जितने का नया मिलेगा। तो ये जो अभी इस वक्त हो गई ये क्वांटिटी हो गई, और हमें इस पे रेट कौन से लगाने हैं? जो हमने नया खरीदना होगा, जो हमने नया खरीदना होगा यानी ये, इसकी क्या रेलेवेंट कॉस्ट होगी? जो नया मिलेगा तो ये कितने का मिलेगा? CD7 अभी कितने का मिलता है? और फिर इसने हो जाना है महंगा। ये उसके लिए होगी जो हमें नया खरीदना होगा, और जो एग्जिस्टिंग वाला यूज करना होगा उसके लिए क्या रेलेवेंट होगा? नहीं, कंट्रीब्यूशन ही नहीं होती ना दफा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे लग रहा है कुछ समझ नहीं आई बात। आप अभी जो सब बता रहा था कि हमारे पास अगर पड़ा हुआ मटेरियल है, रेगुलर यूज का है, नहीं है, अभी जो नमाज से पहले सारी बातें कर रहा था, ये उसी का सवाल कर रहा हूं। अब CD7 हमारे पास इतना पड़ा हुआ है, ये टेबल में बताया हुआ है। ईयर 1 में यही इस्तेमाल हो जाएगा, नया नहीं खरीदना पड़ेगा। ईयर 2 में इसमें से 10 बचा हुआ इस्तेमाल होगा, बाकी नया खरीदना पड़ेगा। ईयर 3 में नया खरीदना पड़ेगा। तो अब हम CD7 2 तरह के यूज कर रहे होंगे, एक जो हमारे पास पहले पड़े हुए हैं वो यूज हो रहे होंगे, और दूसरा जो हमें नया खरीदना पड़ेगा। तो जो नया खरीदना पड़ेगा उसकी ये कॉस्ट रेलेवेंट होगी, और जो पड़ा हुआ है वो चूंकि किसी काम का नहीं है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होगी। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हमने इस पड़े हुए के बारे में यकीनन क्या फैसला किया होता? या तो इसको हम 220 का बेच देते, या तो 220 का बेच देते, या फिर इसको किसी और मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते। तो अगर किसी और मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते तो क्या फायदा होता? वो कोई और मटेरियल खरीदने का पैसा बच जाता। कितने का मिलता है वो कोई और मटेरियल? 540। लेकिन CD7 को PK1 बनाने में इसके इलाज पे जो खर्चा आता वो 240 आता। तो हमारे पास CD7 के 2 हल थे, या इसको 220 का बेचें, 220 कहां है? टेबल में है, या फिर इसका इलाज करा के इसको PK1 करा लें।
तो बेचते तो कितना मिलता 220, PK1 में कन्वर्ट कर लेते तो 300। 300 कैसे 540 बचता, लेकिन 240 खर्च करना पड़ता है लॉन्च में। तो हम फिर यकीनन क्या करने वाले थे, हम इसको कन्वर्ट करने वाले थे। कन्वर्ट करने वाले थे तो हमें 300 मिलने वाला था। ये 300 वाली बात समझ आई या नहीं? अगर हमारे रेगुलर यूज का नहीं है और हमारे पास पड़ा हुआ है तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट होती है उसकी कुर्बानी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हम अगर इस प्रोजेक्ट पे ना ध्यान देते तो हम इसका क्या करने वाले थे, तो हम इसके साथ दो सलूक करने वाले थे, एक बेच देते या फिर कन्वर्ट करा लेते। तो हम यकीनन क्या करते, जिसमें ज्यादा फायदा होता, तो हमें कन्वर्जन में ज्यादा फायदा होने वाला था, तो उस ज्यादा फायदा होने को हमने कुर्बान किया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए हमने यकीनन 300 वाला कदम उठाना था, तो वो 300 हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन ये तो अभी की फिगर्स हैं, साल बाद इसने कुर्बानी में महंगा भी हो जाना था। कैसे महंगा हो जाना था भाई, PK1 ने भी महंगा हो जाना था। तो इस 300 ने ये CD7 की ये फिगर्स देख ले सारी, फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना। लो यार, नहीं लेते वो फ्लो में चल रहे थे तो निकाल दी। अभी मैंने इसको यूज नहीं किया, सिर्फ अभी कैलकुलेट की थी, वो खाली जगह अजीब लग रही थी, वो तो कैलकुलेट की थी सिर्फ। अब इसको यूज करते हैं, यानी अब मैं इनका टोटल रुपीस मिलियन निकालने लगा। टोटल रुपीस मिलियन से पहले बता दें कि ये समझ आया क्या किया है कि नहीं। अब इसकी मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूँ, टोटल इसी से आगे चल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट निकालने लगा हूँ मैं। अब चूंकि कुछ फिगर को किसी से मल्टीप्लाई करना है तो अब इस कॉलम में करने की बजाय मैं ऐसे कह देता हूँ, ईयर 1 कितना मटेरियल इस्तेमाल होना है 80, और वो सारा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसके लिए 80,000 इंटू 300 मिलियन में ही बता दें 26। चले पॉइंट लगा ही लेते हैं यार, ऐसी दिल को अजीब लग रहा है। बताएं इधर ये क्या था 129.6, ये क्या था? चले हम दो डेसिमल बता लेना। अब डेसिमल बता के चलना, ये कितना बना 0.4। आठ दिया 24। अच्छा, ईयर 2 में क्या होगा? ईयर 2 में 10,000 स्टॉक पड़े हुए इस्तेमाल होंगे और ये नए खरीदने पड़ेंगे, तो इस पे कौन सा रेट लगेगा? ये, और इस पे ये। तो ईयर 2 के लिए 150,000 पे 356 और 10,000 पे 324। चलिए अब लिख लिया तो अलग अलग बता दें। 50 56.64 और ईयर 3 में खरीदने ही पड़ेंगे, उसके लिए ये हो गई CD7 की रेलेवेंट कॉस्ट। हाँ जी, CD7 ओके। तो CD7 हो गया 24, 56.64 और 38.4। ये हो गया जी CD7। ये मिटाना है सारा।
हमें EF2 रिक्वायर्ड कितना है इनटू 1, 40,000, 80,000, 50,000, और अवेलेबल इन स्टॉक कितना है? तो पहले साल में तो काम चल जाएगा, उसके बाद हमें खरीदना पड़ेगा। और जो खरीदना पड़ेगा उसकी तो रेलिवेंट कॉस्ट होगी कि कितने का खरीदेंगे। तो कितने का मिल जाता है ये? 150 का, और उसके बाद ये महंगा होने लग जाना है 162, वो बाद में तो राउंड कर ही लेना मिलियन। और जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो कि बस पहले साल ही पड़ा हुआ है, पिछले में तो 2 साल तक चलना था ना, इसमें तो नजर आ रहा है पहले साल तक ही है, तो बेशक यही वाली फिगर निकाल दें, आगे बेशक ना निकालें। तो इसके साथ क्या सलूक होना था? हमारे रेगुलर यूज का है कि नहीं? EF2 नोट 3 2 साल पहले खरीदा था, और ये बस सिर्फ मॉडिफाइड जी में ही इस्तेमाल होगा, वरना तो उसको बेचना ही है। कितने का बेचना है? 75 का। ऊपर देखें, 75 का बेचना है, लेकिन इसको बेचने के लिए उठा के ले जाना पड़ेगा, उस पर 25 खर्च होगा, यानी हमें इसको बेच के 50 मिलने वाला था। और ये निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऊपर है ही नहीं। तो इसमें हमें ये क्लियरली पहले साल ये रेट लगाना है और अगले साल ये रेट लगाना है, तो टोटल हो जाएगी ईयर 1 में 40,000 इंटू 50 22, और ईयर 2 में 80,000 इंटू 162 12.96, और ईयर 3 में 50,000 इंटू 175 8.7। ये हो गया EF2 12.96 और 8.75। हाँ जी, मटेरियल में कोई सवाल? पॉइंट नंबर 6, जी पॉइंट नंबर 6, लेबर। एक है स्किल्ड और एक है अनस्किल्ड, वर्किंग 4 और वर्किंग 5। Skilled. Point number 6. Every 100 units of modified Z would require 600 skilled hours. मतलब 1 यूनिट के लिए 6, आसान सी बात है, 1 यूनिट के लिए 6, और 1 यूनिट के लिए 4 अनस्किल्ड। पहले स्किल्ड की बात करते हैं। स्किल्ड वाले लोग हमारे पास काम करते हैं 30,000 रुपये पर मंथ पे, और अगर वो फारिग बैठे रहें
तो तीसरी लाइन के एंड से पढ़ रहा हूं, अगर वो फारिग बैठे रहें तो फिर उनको हम उनके वेज रेट का 70% बिठा के खिलाते हैं। और हर बंदे के लिए 200 घंटे पर मंथ है, मतलब एक बंदे का। हाँ ना भाई, मतलब रोज अगर 8 घंटे तो महीने के 240 नॉर्मल बात है। तो इसलिए हर बंदे के महीने के 200 घंटे काम होता है और उसको इन 200 घंटे काम करने का 30,000 रुपये मिलता है। ये मैंने पॉइंट 6 में से टुकड़े टुकड़े बोले, सिर्फ स्किल्ड के चुन के बता रहा हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6 एक एक लाइन करके बताता हूँ। पहले सेंटेंस का मतलब है कि हमें हर 100 यूनिट के लिए 600 घंटे स्किल्ड के और 400 घंटे अनस्किल्ड के चाहिए, यानी हर यूनिट के लिए 6 स्किल्ड और 4 अनस्किल्ड चाहिए। जो स्किल्ड हैं, ये 3 लाइनें छोड़ के अगर आप 5वीं लाइन के एंड पे जाएं तो कहा हुआ है कि अनस्किल्ड लेबर कैन बी हायर्ड एट इतना। तो इससे पीछे सारी कहानी किसकी चल रही है? स्किल्ड की। इस पैराग्राफ की 5वीं लाइन का आखिरी सेंटेंस है अनस्किल्ड लेबर कैन बी हायर्ड, मतलब जब चाहिए होगा तो मिल जाएगा 50 पर आवर पे। तो अनस्किल्ड की ये कहानी है, तो पीछे जो 3 लाइनें वो क्या है? वो सब स्किल्ड की हैं। वापस आता हूं, दूसरी लाइन, स्किल्ड लेबर्स आर पेड एट द रेट ऑफ 30,000 पर मंथ, वेयर एज रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट कहां से आ गई? चलो देखते हैं। इसका मतलब है कि स्किल्ड लेबर से जो काम हम कराएंगे तो वो तो हमें 30,000 पर मंथ कॉस्ट करेंगे, लेकिन यही काम और लोगों से कराना पड़ा, रिप्लेसमेंट यानी इनकी रिप्लेसमेंट, यानी वो काम जो इनसे कराना है अगर वो किसी और से भी कराना हुआ वो मिलेंगे हमें 35,000 पर मंथ में, वुड बी ऑब्टेन्ड। आइडल लेबर आवर्स आर पेड 70% ऑफ नॉर्मल रेट। इनको फारिग भी बैठाएं तो 70% पैसे देने पड़ते हैं, और हर बंदे के स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 200 पर मंथ है। अच्छा, इस सारी कहानी का लिंक क्या है? ये अगले पैराग्राफ से हमें कैलकुलेशन से पता चलेगा। अगर ये काम हम ना जीत सके तो ये जो हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, इन्होंने ईयर 1, 2, 3 में इतने इतने हजार घंटे फारिग बैठना है, तो बाकी घंटे क्या कर रहे हैं? इतने घंटे फारिग हैं तो बाकी और काम करते होंगे, तो कोई और काम करते होंगे। अच्छा, कितने वर्कर्स हैं ये लोग कितने हैं? जो एक बंदे के 200 बता दिए तो कितने हैं? नहीं है, नहीं ढूंढ सकते, नहीं है। कोई कैलकुलेटर पकड़ के आप कोई साइंस नहीं लगा सकते, नहीं पता कितने लोग हैं। तो फिर ये 200 घंटे एक बंदे के क्या करने हैं हमने? तो क्यों? 1 घंटे का रेट पता करने के लिए। देखें, स्किल्ड लोगों से काम कराएंगे तो उनको पैसे देने हैं ना, तो पर आवर पता होना चाहिए। तो ये पर आवर पता करने की पहेली बनाई है उसने कि स्किल्ड वाले हर महीने 200 घंटे काम करते हैं और हर महीने 30,000 रुपए लेते हैं, तो ये वेज रेट निकालने के लिए पहेली बनाई है। ओके, तो इतने सारे रश की इंफॉर्मेशन ये अब हम कैलकुलेशन पे लाते हैं, तो फिर देखें शायद जो नहीं समझ आया था अब मैं समझा दूं। हमें आर्स कितने चाहिए? ये मैं स्किल्ड कर रहा हूं, पहले वर्किंग फॉर स्किल्ड। हमें आर्स कितने चाहिए? जितने यूनिट्स बनाने हैं इनटू 6 जी। ईयर 1 में 240, ईयर 2 में 480, ईयर 3 में 300। हमारे पास स्किल्ड लोग ऑलरेडी हायर्ड हैं और उनके साथ हमने ऑलरेडी वादे किए हुए हैं, कैसे पता? हाँ जी, नहीं, हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड हैं जिनके हमने उनसे वादे किए हुए टाइम के, कैसे पता? नहीं, हाँ, आइडल आवर्स की वजह से पता चल रहा है। आइडल आवर्स लेबर के होते ही वो हैं जो वो हमारे पास पेड होता है, काम नहीं ले पा रहे होते, उन्हीं को आइडल आवर्स कहते हैं। आइडल आवर्स उनको कहते हैं जितने घंटों के हमने वर्कर को पैसे देने ही देने हैं, आवर्स पेड हैं लेकिन उनसे हम काम नहीं ले पाएंगे, उनको आइडल आवर्स कहते हैं। ये आइडल आवर्स का वर्ड होता ही उनके लिए यूज है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअली हायर्ड हैं और इनको हमने पैसे देने ही देने थे, तो हमने इन्हीं से काम कराना था, लेकिन इनसे हमने उतना ही बस काम कराना था जितनी देर ये वेले हैं, क्योंकि बाकी तो और काम कर रहे हैं ना। तो जितनी देर ये वेले हैं वो कितनी देर वेले हैं? आइडल आवर्स अवेलेबल कितने हैं? क्या जी? 600 नहीं, क्या 6 किया है? 100 यूनिट्स के लिए 600 घंटे हैं, तो एक के लिए 6 हैं। आइडल कितने अवेलेबल है जी? 14,000, 18,000 और 16,000। जो लोग हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हम इतने घंटे तो इस प्रोजेक्ट पे काम ले सकेंगे, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा। 226, 462, 284 ये कहां से लाएं? ये वो जो रिप्लेसमेंट लोग अवेलेबल हैं फिर हम उनको ले आएंगे। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 6 का पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ मिला के ये इधर सॉल्व करके दिखाया है। इसकी अंग्रेजी पढ़ के देख लें। हमें इतने टोटल आवर्स चाहिए
600 चाहिए 100 के लिए, मतलब एक के लिए 6 चाहिए, इतने टोटल चाहिए। इतने जो लोग हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड हैं और वेले बैठना था, ये उनसे हम काम करा लेंगे, बाकी फिर और लोग लाने पड़ेंगे। चाहे ये कह लें कि इस काम पे और लोग लाने पड़ेंगे, चाहे ये कह लें कि उनको वहां से उठा के यहां लाएंगे, तो उनकी जगह और लोग लाने पड़ेंगे। इन एनी केस ये जो और लोग लाने पड़ेंगे ये रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से ये लोग और लाने पड़ेंगे इतने घंटे काम कराने के लिए। तो अब रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी जी? वो तब आता है अगर हमने कोई काम इस प्रोजेक्ट की वजह से बंद कर दिया, तो उस काम पे जो कमाते थे वो नहीं कमा सकेंगे, तो वो इसमें है नहीं कहीं। इस लेबर की उसमें क्या कंट्रीब्यूशन वो निकालते हैं? हाँ जी, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालते हैं। हाँ जी, इस सवाल में है नहीं। इस वो जो मैंने आपको कुछ शुरू में पेजेस पढ़ने को कहे थे, उनमें मैंने खुद एग्जांपल बना के डाली हुई थी। क्या कौन सी वाली? अगर देखें, ये जो 0.6 की अंग्रेजी लिखी हुई है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास स्किल्ड लोग ऑलरेडी हायर्ड हैं जिनको हमने पैसे देने ही देने हैं। ये कैसे पता? आइडल आवर्स की वजह से। आइडल आवर्स होते ही वो हैं जो पेड हैं कॉन्ट्रेक्चुअली, लेकिन उनसे हम काम नहीं ले पाएंगे, हमारे पास काम ही नहीं होगा, उनको आइडल आवर्स कहते हैं। इससे पता चल रहा है कि इनको हमने ऑलरेडी हायर किया हुआ है, इनको हर साल पैसे देने ही देने हैं। तो जो हम इस प्रोजेक्ट पे काम करवाएंगे, इनसे कितने घंटे काम करवा सकेंगे? जितने अवेलेबल हैं। तो बाकी घंटे या तो और लोग लाने पड़ेंगे या इन्हीं लोगों से कोई काम छुड़वा के इस प्रोजेक्ट पे लाना पड़ेगा। तो वो जो काम छुड़वाएंगे इनसे, उसका क्या होगा? उसकी जगह और लोग लाएंगे, उनको रिप्लेसमेंट वर्कर, रिप्लेसमेंट लेबर का है, तो उनको जो पैसा देंगे वो रेलिवेंट है। अगर ये कहा होता है ना कि स्किल्ड लोगों से हमें मजीद जो आवर्स चाहिए, इसके लिए जो वो काम कर रहे होते हैं वो छुड़वाना पड़ेगा, तो उस काम के ऊपर जो कमाना था वो रेलिवेंट होता था। तो इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो हो गए आवर्स। अब इन आवर्स के लिए रेलिवेंट वेज रेट कौन सा लें? जो तो आइडल अवेलेबल है, आइडल जो आइडल अवेलेबल है, उस आइडल का रेट अभी कितना है? 30,000 डिवाइड बाय 200, 150। लेकिन हमने बिठा के भी उसको 70% तो देना ही था, तो सिर्फ 30% रेलिवेंट होगा। और ये 150 कैसे आया? ये 150 ऐसे आया कि 30,000 रुपये महीना, 200 घंटे, 150। ये 30% नहीं समझ आया? 30% नहीं आया समझ? रिप्लेसमेंट ना होती और कहा होता कि इनसे जो हम काम करवा रहे हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से वो छुड़वाना पड़ेगा, तो उस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाते हैं वो हमारी रिलेवेंट कॉस्ट होती है। तो कितना बना? 45। और चूंकि ये ब्रैकेट ऑलरेडी लगाई दिया है तो मैं इधर ही कह देता हूँ LY into 1.08। तो अगले साल इसने हो जाना था 48.6। और रिप्लेसमेंट वाले वर्कर्स ये तो नए ही लाने पड़ने थे, कितने के मिल जाने थे? जी 1 इतने के मिल जाने थे, और इन पे भी महंगाई होनी थी। तो इन आवर्स पे ये रेट और इन आवर्स पे ये रेट, तो टोटल लेबर कॉस्ट बन जाएगी हमने इनको फारिग बिठा के भी 70% तो देना ही था ना, तो अब फारिग नहीं बिठाएंगे तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो 70 तो वैसे भी देने थे, अब 100 देने हैं, तो 30 रेलिवेंट है। ईयर 1 में 14,000 घंटों के लिए 45 और 2 26 घंटों के लिए 175। चले टोटली बता दें बेशक 40.18। ईयर 2 में 18,000 घंटों के लिए 48.6 और 462,000 घंटों के लिए 189। टोटली बता दें बेशक 16,000 घंटों के लिए और 284,000 घंटों के लिए 58.81। और एक्सेल के ऊपर आपने इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस करना था।
जी जी, तो फिर रेलिवेंट जीरो होती। अगर हम इनको घर बैठा के भी 100% पैसे दे रहे होते तो फिर रेलिवेंट कॉस्ट जीरो होती। तो स्किल्ड हो गया 40.18 और 88.19 और 58.81। क्या जी? जी जी, अनस्किल्ड के बारे में कहा हुआ है सीधी सी बात कि जितने भी आवर्स चाहिए वो 50 पर आवर पे ये लोग मिल जाते होते हैं। तो ये सिंपल सा है, 1 2 3 टोटल आवर्स कितने चाहिए एक यूनिट के लिए? कितने? 4, 160, 200। और इसके लिए वेज रेट पहले साल तो है 50, उसके बाद इसने 1.08 होते जाना है, 54, 58.32। तो टोटल बन जाएगा, टोटल रुपीस मिलियन में 8, 17.28, 11.66।
ठीक है, नोटेड। पॉइंट नंबर 6 डन। पॉइंट नंबर 7, ये जो 150 रुपए पर आवर है ये ओवरहेड्स का रेट है, और ओवरहेड्स में से हमें सिर्फ वेरिएबल को रेलिवेंट लेना है, और इसमें से 40% वेरिएबल है, तो बस वही रेलिवेंट है। तो ये पर आवर है 40% फिक्स्ड है, तो 60% लेना हमें सिर्फ। और स्किल्ड कहा था, स्किल्ड, तो स्किल्ड तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। टोटल कितने आवर्स चाहिए हर एक के लिए? 6। वेरिएबल FOH वर्किंग 6 जी, 240 480 300। और वेरिएबल OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है OAR, पहले साल में कितना है? 150 का 60%, उसके बाद LY इंटू 1.08, तो पहले साल 90। पॉइंट 6 46.65 जी, पॉइंट 5। फैक्ट्री ओवरहेड चल, ये 0.7 डन, 0.8 डन। अच्छा, वापस ऊपर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 2 3, पॉइंट नंबर 3, तो 50 मिलियन चाहिए 0 पे, 50 और RV 25। वर्किंग कैपिटल 100 मिलियन चाहिए बस, और कुछ नहीं कहा। तो है, हाँ हाँ, मैंने आपको कहा था कि अगर सवाल में इन्फ्लेशन रेट्स स्पेसिफिकली रिलेट करके बताए हैं तो फिर जिससे रिलेट किए हैं उससे, और अगर बस एक ही रेट बताया तो सब पे लगेगा, और उन सब में वर्किंग कैपिटल भी शामिल है, तो हम वर्किंग कैपिटल पे भी इन्फ्लेशन रेट लगाएंगे। और चूंकि आरवी आपको एक परसेंटेज की शक्ल में बता दी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि इस पे भी इन्फ्लेशन लगनी है, यानी 25 को भी इन्फ्लेट कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर कहता ना आरवी 10 मिलियन होगी तो फिर उस पर भी लगाए इन्फ्लेशन रेट, लेकिन अगर उसने एक परसेंटेज की शक्ल बना दी तो वो बस एक कैलकुलेशन का तरीका बता रहा है, तो आप यहाँ 25 लिख लें। लेकिन अगर कोई इसको भी इन्फ्लेट कर ले तो भी सही है, क्योंकि उन्होंने कहा 8% इन्फ्लेशन रेट है तो बस है, तो इस पे भी लगा सकते हैं। नोट लिखना चाहिए। तो इसी तरह से आपको 8% किसी खास के साथ रिलेट नहीं किया, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल मैंने कल की थी बातें, तो वर्किंग कैपिटल के साथ भी हमें लगा लेना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल बैलेंस शुरू में चाहिए 100, उसके बाद 100 ही चाहिए, लेकिन हमने इसको इन्फ्लेट जरूर करना है 100, दूसरे साल करना है इन्फ्लेट 108, और बस। तो कैश फ्लो 100 जाएगा, 8 जाएगा और 108 आएगा। जीरो पे 100,
2 पे 8 और 108। क्या बात? थोड़ा आगे करके चलूंगा ये बात। मेरा अपना जो जाती ओपिनियन है, चलिए पूछा ये तो बाकियों को बता देता हूँ कि पेपर में पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। मेरा जाती जो ओपिनियन है वो रिस्क पे है, क्योंकि उसका क्वेश्चन निस्बतन छोटा होता है। रिस्क एक टॉपिक पढ़ाना है, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसका क्वेश्चन निस्बतन छोटा होता है। तो जाती मशवरा मेरा रिस्क है कि रिस्क करना चाहिए। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, क्योंकि सवाल तो बीएफडी में बड़े बड़े ही होते हैं, बहुत लेंथी पेपर होता है, और इसके लिए आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कम से कम 2-3 पेपर पूरे 3 घंटे का टारगेट रख के सॉल्व करें और अपनी मार्किंग भी करें, खुद ही करें मार्किंग। 16% पेन भी निकाल दें इसकी। उसके बाद वापस आ जाएगा, लेकिन उतना मेंटेन रहेगा ना हर ओवर द पीरियड, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन डालेंगे। ये कल मैंने सब वर्किंग कैपिटल ही कराया। एनपीवी कहाँ है, निकाल दे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 12 मिलियन समथिंग, ठीक है। चलें लेक्चर 13 बस।